नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवेश चौधरी आपका नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखो भाई, नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दुनिया में 4 प्रकार की संख्या पद्धति है। जैसे पहली है बाइनरी नंबर। ठीक है, इसका बेस बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। 2 कैसे? 0 और 1। कंप्यूटर आप किसी भी लैंग्वेज में काम करें, वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझता है। ठीक है। दूसरा होता है भाई ऑक्टल जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल जिसका बेस होता है 10। और चौथी होता है भाई ऑक्टल हेक्सा ऑक्टल नंबर जिसका बेस होता है 16। ठीक है, तो ये 3 जो हैं वो कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज है और कंप्यूटर पर आधारित है। तो हमारे सिलेबस में जो मैथ में है संख्या पद्धति, वो डेसिमल है, यानी दशमलव पद्धति। अब दशमलव पद्धति पढ़ने के लिए पहले उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ने पड़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसमें पहला नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आप लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी का 2 सितंबर 2011 लोअर पीसीएस का मेंस हुआ था, और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं भाई, वो 1, 2, 3, 4, यानी वो 1 से शुरू होके और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और क्रमागत हैं, और कहाँ तक जाते हैं भाई? अनंत तक। होल नंबर क्या है? इसका नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं धनपूर्णांक। ठीक है। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है। और ये 0, 1, 2 से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। ठीक है। नेगेटिव नंबर होते हैं ऋण संख्याएं या ऋण पूर्णांक, जिसे नकारात्मक भी कहते हैं। नकारात्मक से मतलब यानी इसकी सबसे बड़ी संख्या -1 से लेकर -2, -3 और माइनस के अनंत तक जाते हैं। ठीक है। अब इंटीजर नंबर अगर इन तीनों नंबर को एक साथ पढ़ा जाए, यानी धन पूर्णांक, 0 और ऋण, तो एक साथ पढ़ने पर इसे क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर कहेंगे। यानी इंटीजर नंबर धन पूर्णांक, 0 और ऋण संख्याओं से मिलके बना होता है। यानी इसका जो लिमिट होती है वो प्लस अनंत से लेके माइनस के अनंत तक होती है। यानी इसमें पूर्णांक में नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर सभी संख्याएं इंक्लूड होती हैं। अब इवन नंबर पढ़ने से पहले आप लोग 1, 2 ये नेचुरल नंबर देखें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे हमने 10 तक की संख्याएं ली या अनंत तक ले ली, तो ये संख्याएं क्या है? क्रमागत है। क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आ रही। ठीक है। इनके बीच में जो सर्वांतर है, गैप है, वो 1 का है, तो इसलिए इन संख्याओं को कहा जाता है क्रमागत संख्याएं। अब ऐसी संख्याएं जो 2 का मल्टीपल है या 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्याओं को कहते हैं हम सम संख्याएं या इवन नंबर। सम संख्याएं या इवन नंबर। और जो 2 से विभाजित नहीं हो रही, उन संख्याओं को कहते हैं विषम संख्याएं।
तो सम संख्याएं क्या होंगी, जिस किसी भी संख्या के लास्ट का अंक अगर सम है या 2 से विभाज्य है तो वो संख्या सम कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो इवन नंबर एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n, यानी वेयर n इज एन इंटीजर, यानी वो संख्या जो 2 का मल्टीपल होगी, चाहे n की वैल्यू यहाँ ओड हो, इवन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि सम संख्या क्या होगी, जो 2 से विभाज्य होगी और हमने इसे पहले 2n के मल्टीपल में कर दिया, यानी वो संख्या 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या इवन होगी। आप यहाँ 2 की जगह n की जगह 7 रखो तो ये कितना हो गया 14, और 14 2 से विभाज्य है क्योंकि इसमें 2 का पहले मल्टीपल हुआ, ये 2 का मल्टीपल से ही तो बनी है संख्या, तो इसका मतलब ये सम संख्या होगी। अब अगला देखें ओड नंबर, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n + 1 वेयर n इज एन इंटीजर। विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9। अब देखो n का कुछ भी मान रखें, n का मान अगर आप 0 भी रखोगे तो ये सम संख्या बन जाएगी, और प्लस के 1 और 1 जोड़ते ही ये विषम। फिर यहाँ 2 गुणा 1 प्लस के 1, यानी 2n में अगर जब भी हम 1 प्लस करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद संख्या देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं भाई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की विशेष खास बात क्या होती है कि इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, हमेशा 2 ही फैक्टर होंगे, और 2 भी पहला फैक्टर जो उसका होगा वो हमेशा 1 होगा, और दूसरा फैक्टर जो उसका होगा वो हमेशा संख्या स्वयं होगी। अब अगर हम देखें कि दूसरा पॉइंट देखें, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी 2 प्राइम नंबर है, तो 1 क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसने पहले ही कहा कि इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, कम से कम भी 2 और अधिक से अधिक भी 2 ही फैक्टर होंगे, लेकिन 1 का फैक्टर क्या है 1। ठीक है, और 2 के देखें हम तो 2 गुणा 1, यानी संख्या स्वयं भी है और उसका एक पहला फैक्टर 1 भी है। ठीक है, अब 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, भाई सबसे छोटी है और सम भी है, एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य के साथ साथ सम भी है, केवल 2 ही है। अब इसका तीसरा पॉइंट देखो, ऑल प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n + 1 - 1 और 6n ± 5 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। वो ये कहना चाहता है कि जैसे हम लिखें 6 12 18 24 30 36 और 42। अब हम देखें कि कोई भी अभाज्य संख्या या तो 6 के मल्टीपल के 1 माइनस होगी या 6 के 1 मल्टीपल के प्लस होगी। जैसे हम देखें कि 6 का मल्टीपल कितना हो गया भाई, 6 का मल्टीपल 6 हो गया, और इससे 1 कम 5 अभाज्य है, और इससे कम 1 अधिक अभाज्य 7 है। अब 12 का 1 कम 11 और 1 अधिक 13, यहाँ 17 और यहाँ 19, यहाँ 23 और यहाँ 25, लेकिन 25 अभाज्य नहीं है। तो वो यही कहना चाहता है कि दुनिया में कोई भी संख्या अगर अभाज्य है तो वो 6 के +1 या 6 के मल्टीपल के +1 या 6 के मल्टीपल के -1 होगी। और सभी जो संख्या 6 का मल्टीपल है, जो संख्याएं 6 का मल्टीपल है और उनमें +1 या -1 कर दें तो वो अभाज्य हो भी सकती हैं, लेकिन और अभाज्य नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई संख्या अभाज्य है तो वो 6 के मल्टीपल के +1 या -1 में होगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 2 है
दो भी तो भाई 6 के मल्टीपल में ही है। 6 का 1/6 अगर हम करें तो 1 आवे और इसमें +1 करें तो 2। अब 3 है, क्या है 6 का 1/3 अगर हम करें तो यहाँ 2 आएगा, तो 2 + के 1 कितना है 3 है, और 6 का 1 गुना करें हम, ठीक है, तो -1 करेंगे तो 5 और +1 करेंगे तो 7, ठीक है। और भाई ये देखो 3, 5, 7 एकमात्र ऐसा विषम संख्याओं का जोड़ा है जो कि लगातार है, जो कि क्या है लगातार है, ठीक है। ये एकमात्र दुनिया में ग्रुप है। और इस 3, 5, 7 पे को याद रखना, आपको आज की क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चन इस 3, 5, 7 पर ही करवाने वाला, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से वो नोट कर लो कि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है 15। कितनी है भाई 15। मैंने आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख दी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो जोड़ेंगे तो कितने आएंगे भाई 15 आएंगे। और 50 से यानी 51 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं 10। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होंगी 15 और 10 25। तो कितनी संख्याएं होंगी टोटल भाई 25, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अब प्राइम ट्विन्स का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 के गैप पर हो, ठीक है। और जैसे आप देखोगे 11 और 13 दोनों के बीच में कितना गैप है 2 का गैप है, ठीक है। 17 और 19 कितने का गैप है 2 का गैप है। और 5 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके 2 पेयर बनते हैं, एक 3 के साथ 3 और 5 और एक 7 के साथ 5 और 7। दोनों का गैप भी देखो, आप देखोगे तो 2 ही है, ठीक है। तो 5 एकमात्र ऐसी जुड़वा संख्याएं हैं, 5 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके 2 जुड़वा अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं या प्राइम ट्विन्स हैं। और एक बात हो कि दुनिया में 3 और 5 भाई ट्विन्स प्राइम है को छोड़कर कोई भी संख्या हो वो हमेशा 12 का मल्टीपल होगी। जैसे आप देखो 3 और 5 को छोड़ के 5 और 7 है, तो इनके बीच में कहीं 6 होगा भाई। ये 6 के मल्टीपल के +1 या -1 है। ये क्या है 6 - 1 और ये क्या है 6 + 1। तो -1 से -1 कट गया तो 6 और 6 12। तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी 12 से होगी। जैसे आप देखें 41 और 43 है, तो यानी इनके बीच में 42 भी रहा होगा, तो ये क्या है 42 - 1 और ये क्या है 42 + 1। यानी अगर हम एक ही से दे दें तो ये 42 हो जाएगा। यानी यहाँ माइनस का जो उसके ऊपर कर्जा है वो अगर हम हटा दें तो ये भी 42 और ये भी 42। तो ये भी 6 का मल्टीपल और ये भी 6 का मल्टीपल। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84 और नीचे 6 और 6 12। तो ये भी क्या होगा 12 का मल्टीपल होगा। दुनिया में 3 और 5 पर एकमात्र ट्विन है जो कि 12 का मल्टीपल नहीं है। 12 का मल्टीपल तो है वो 2/3 है, ठीक है, 2/3 गुना है। और आल्सो कॉल्ड एज प्राइम ट्विन और प्राइम पेयर। इस संख्या को प्राइम ट्विन के साथ साथ प्राइम पेयर्स भी कहा जाता है। कंपोजिट नंबर का मतलब है संयुक्त संख्याएं। भाई अगर हम देखें भाज्य और अभाज्य की उसमें तो 2 प्रकार की संख्याएं होंगी, एक कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्याएं और एक अभाज्य संख्याएं, ठीक है। एक ना तो क्या है अभाज्य है और ना संयुक्त संख्या है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोज, ठीक है। एक ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त संख्या है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो 2 के कितने में है फैक्टर, 1 और 2, तो इसका मतलब ये अभाज्य है। 3 भी ऐसी है, 1, 3। लेकिन अगर आप 4 को देखो तो इसके फैक्टर होंगे 1, 2, 4। तो ये क्या होगी, संयुक्त संख्या है। जिसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे वो संयुक्त संख्या है। ये अभाज्य, ये संयुक्त, ये अभाज्य, ये संयुक्त, ये संयुक्त, ये संयुक्त। 9, आप लोग कहोगे कि 9 तो विषम है, 9 सम कैसे होगी। तो भाई आप देखोगे कि इसके फैक्टर 1 गुना 3 गुना 9 होंगे। और एक बात और याद रखियो, वैसे तो मैं फैक्टर में जब आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अगर आपको जैसे 256 है, इसके फैक्टरों की संख्या बतानी और यहाँ और दे रखा है, यहाँ दे रखा है इवन, ठीक है। ए ऑप्शन और, बी ऑप्शन इवन, सी ऑप्शन इवन, डी ऑप्शन इवन। तो आप फैक्टरों की संख्या ना निकाल लें। उस समय याद रखो 256 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये इवन, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के फैक्टरों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कभी भी इवन नहीं हो सकती। वो हमेशा क्या रहेगी, ओड रहेगी। क्या रहेगी, ओड, विषम संख्या रहेगी। आप देख लो जैसे 16 है तो आप लोग इस तरह ही तो लिखते हैं, 1 और इधर 16, फिर 2 उसका मल्टीप्लाई 8, यानी गुणा करके 16 आना चाहिए। लेकिन यहाँ 4 चौक 16 होगा और 4 गुणा 4 में से हम सिर्फ 1 4 लिखेंगे, इसलिए इसकी संख्या हमेशा क्या होगी, विषम होगी। यानी पूर्ण वर्ग संख्या की जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो हमेशा विषम होगी। अब ये देखो परफेक्ट नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कंफ्यूज कर दे। मैथ से ज़्यादा इसका यूज रीजनिंग में हो गया। रीजनिंग में क्या कैसे होगा, जैसे उसने संख्या दे दी 6, 28, 496 और यहाँ दे दिया 525, ठीक है। तो हम उत्तर क्या लगाएंगे कि ये सम, ये सम, ये सम और ये विषम, और ये 3 का मल्टीपल भी है, तो उत्तर लगा देंगे ये, ठीक है। लेकिन अगर वो इसकी जगह 620 दे दे, अब तो ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, और ये 3 से कटती भी नहीं, ठीक है। तो वहाँ हमारा तुक्का ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना कि ये 6, 28, 496 ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर होता क्या है, बहुत अच्छी बात, ये तो बताया नहीं हमने। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है यदि किसी परफेक्ट नंबर के गुणनखंड किए जाएं तो संख्या को छोड़कर, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर संख्या खुद होती है। तो यदि किसी उसके परफेक्ट नंबर के गुणनखंड किए जाएं तो संख्या को छोड़कर, यानी सबसे बड़े फैक्टर को छोड़कर उसके शेष गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर संख्या को भी जोड़ दें, तो यह डबल होता है, किसका, संख्या का। अब देखो अगर हम 4 लें, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 4। अब उसने कहा कि इन दो संख्याओं को जोड़ें तो ये संख्या के बराबर होती है, तो ये तो 3 ही हुआ भाई, और इसमें जोड़ दें तो डबल होता है, ये 7 हुआ। तो इसका मतलब 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। आप 25 देख लो, पूर्ण वर्ग संख्या भी है। 25 के टुकड़े क्या होंगे, 1, 5, 25, तो इन्हें जोड़ेंगे 5 और 1 6, बराबर नहीं है, और 6 में 25 जोड़ेंगे तो डबल भी नहीं है। लेकिन अगर आप 6 को लें तो 6 को लें तो ये होगा 1, 2, 3
और 6। अब इन सब को जोड़ें तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये तो होगा 6, और 6 को जोड़ दें तो ये इसका डबल होगा यानी 12। तो इसका मतलब 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब 28 देखें, 28 का 1 तो इधर 28, इधर 2 तो इधर 14, भाई गुणा करके इतना आना चाहिए, इधर 4 तो इधर 7। अब 28 को छोड़ दो, इन्हें गिनो, 2 और 1 3, 4 7, 7 7 14, 14 14 28, तो इसके मल्टीपल कितने हो गए, 28 संख्या के बराबर है। अगर सबसे बड़ा फैक्टर जोड़ दें यानी संख्या जोड़ दें तो 56 डबल होगा, तो डबल भी है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहली 4 याद कर लो, 6 28 496 81 28। प्राइम नंबर, सॉरी भाई ये क्लैरिकल मिस्टेक है, यहाँ को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम क्या होता है, देखो हमने अब तक अभाज्य संख्या कितनी पढ़ी, पहली पढ़ी अभाज्य। अभाज्य कौन सी होती है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या है, उन ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके अंतर 2 का हो, ठीक है। और ये पढ़ेंगे हम को प्राइम। को प्राइम अब ये लगती तो इस तरह की ये प्राइम अभाज्य है, लेकिन ये इसका अभाज्य से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है सह अभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनका सबसे बड़ा फैक्टर या जिनका HCF 1 हो। जैसे हम देखें 25 और 49 दोनों क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे, जैसे इसके फैक्टर करें 1 5 25, इसके फैक्टर करें 1 7 49, यही तो फैक्टर होंगे। अब इसमें सबसे बड़ा कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है भाई, 1 है, तो इसका मतलब 25 और 49 क्या है, अभाज्य है। अगर हम यहाँ 8 और 10 लेते तो इसके फैक्टर क्या होते, 1 2 4 8, इसके फैक्टर होते 1 2 5 10। अब देखो इसका हाईएस्ट फैक्टर 1, इसके फैक्टर 1 और 1 कॉमन है, 2 और 2 ये भी कॉमन है, तो इसका सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF क्या है 2। तो इसका मतलब 8 और 10 क्या है, सह अभाज्य नहीं है, ये दोनों अभाज्य नहीं है। जैसे 12 और 15 है तो कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया भाई, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 कट गए, तो 4 और 5 तो सह अभाज्य है, लेकिन 12 और 15 सह अभाज्य संख्या नहीं है। उसका मतलब है कि आप कोई भी संख्या लो, अभाज्य लो ही ना आप, जैसे 81 और 100 है, क्या है, एक विषम संख्या का स्क्वायर है, दूसरा सम का है, तो इनमें एक के अलावा कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या है। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे अगर हम E1 प्लस E1 जोड़ें, E1 प्लस E1 जोड़ें तो वो हमेशा E1 ही होगा, लेकिन अगर हम एक E1 संख्या और एक और जैसे 6 और 7 जोड़ें तो ये क्या होगा 13, लेकिन अगर हम 6 और 24 जोड़ें तो ये क्या होगा, सम संख्या होगा। अब उसने कहा कि ओड और ओड, कोई भी ओड ले ले, जैसे 19 और हमने ले लिया 11, ठीक है, दोनों क्या है, ओड और ओड है, लेकिन इनका योग कितना हो गया 30। तो हमें याद रखना कि E1 और ओड है तो इसका मतलब यहाँ ओड होगा, ठीक है। अगर E1 की E1 में गुना, देखो E1 की 2 कंडीशन बन सके E1 संख्या की, कि या तो E1 की E1 में गुना हो, ठीक है, E1 की E1 में मल्टीप्लाई तो E1 देगा, और E1 की ओड में मल्टीप्लाई तब भी E1 देगा, क्योंकि सम संख्या में हमने पढ़ा था कि 2n, n चाहे ओड हो चाहे E1 हो, ये हमेशा E1 नंबर देगा, ठीक है। अब ओड की बात देखें, ओड की गुणा अगर E1 में होगी तो E1 होगा, अगर ओड की ओड में गुणा होगी तो ओड नंबर होगा। ओड नंबर सिर्फ 2 बार ही देते हैं, या तो E1 की ओड में अगर योग करने की बात हो तो E1 की ओड में योग हो यानी प्लस हो, अगर मल्टीप्लाई की बात हो तो ओड का ओड में मल्टीप्लाई। जैसे हम देखें 13 गुणा 17,
इन दोनों गुणा करें तो 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13 9 221। तो 13 और 17 दोनों क्या है, ओड है और ये भी ओड है, तो यहाँ क्या आया, ओडी आया। ठीक है। अब एक चीज और याद रखो कि अगर विषम संख्याएं, अगर ओड की बात करें, अगर उनकी संख्या जैसे वो कह दे कि पहली 5 ओड संख्याओं का योग क्या होगा, तो अगर वो संख्याएं अगर जिसे हम जोड़ रहे हैं विषम संख्याओं की संख्या विषमी हो, ओडी हो, ठीक है, तो उनका योग भी हमेशा ओडी होगा। यही बात लिखी उसने, सम ऑफ एन ओड नंबर इज ओड इफ एन इज ओड। और दूसरी बात कही, अगर ओड संख्याओं की संख्या सम है, जैसे सबसे छोटी ये संख्या है 5 7, तो कोई भी दो ले लो आप, चाहे एक को 5 में जोड़ लो, एक को 7 में जोड़ लो, तो 2 ओड नंबर जहाँ भी होंगे, जहाँ भी 2 ओड नंबर होंगे वहाँ 2 ओड मिलते ही क्या कर देंगे, इवन कर देंगे। तो अगर सम संख्या है तो में 2 के पेयर बनेंगे, और जहाँ 2 का पेयर बना, पेयर बनते ही 2 ओड संख्याएं इवन हो जाती हैं। 2 ओड संख्याएं क्या हो जाती हैं, इवन हो जाती हैं। ठीक है भाई। अब इस पर देखो, इसी बात पे एक क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी विषम संख्या है तो पहले हम इसका मान रख के देख लें। a को 1 मान लिया विषम है और b को 3 मान लिया। जब भी वो कहे यदि संख्या, तो अपने मन से कुछ भी मान लो, ठीक है, और कोशिश करो कि पहली 4 संख्याओं में से अगर विषम माननी हो तो 1 3, और अगर सम माननी हो तो 2 और 4। अब यहाँ देखो ये क्या है, 1, उसने पूछा क्या, सम 1 प्लस 3 माइनस 1 से 1 गया, तो ये क्या बचा भाई, ओड विषम। अब यहाँ 1 प्लस 1, और मैंने बताया था कि ओड की ओड में गुणा भी ओड ही रहेगी, तो ये कितना हो गया भाई, 3, यानी ओड नंबर। और ये 1 प्लस के 1 नहीं, 1 प्लस के 3 प्लस के 1, तो ये हो गया 5। अब इसे देखो, 1 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 गुणा 3, सॉरी भाई ये बार बार लिख रहा मैं b को 1 प्लस के 3 प्लस के 2 गुणा 1 गुणा 3, तो ये तो ओड और ओड इवन हो गया, यानी 4 हो गया। और 2 गुणा 1 2 और 2 3 6, तो इसने देखो पहले विषम में गुणा करी, इसे सम बनाया, और इसमें गुणा करी विषम में, तो इसे सम बनाया, तो 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। लेकिन हम लोगों को इसे संख्या रख के नहीं करनी, हम देखेंगे कि ओड और ओड इवन हो गए, इवन में से ओड घटाया तो ओड बचा। यहाँ से ओड और इवन मिलके क्या बन गए, इवन, और ओड की ओड में गुणा ओड, तो ये इवन में जब ओड जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ओड। ठीक है, अब ये ओड ये ओड, ये तो इवन हो गया, और प्लस 1 करती, यानी 2n प्लस 1 कितना हो गया, विषम संख्या, यानी ये भी ओड। अब यहाँ देखो ये ओड प्लस ओड एक पेयर बन गया, तो ओड प्लस ओड एक पेयर, यानी ये इवन। और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की या किसी सम संख्या की, 2 की जगह चाहे कोई भी सम संख्या होती, उसकी ओड में गुणा करेंगे तो ये भी इवन। तो इवन प्लस इवन क्या लिखवाया था मैंने अभी, इवन होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा भाई। चाहे तो अंक रख के कर लो, इनकी वैल्यू पुट करके कर लो, या जो मैंने टेबल लिखवाई वो कर लो, वो बहुत आसान पड़ेगी आपको। देखो उसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, ये देखो, अगर a प्लस बी सम संख्या है तथा c एक विषम संख्या है, तो निम्न में से कौन सी संख्या विषम होगी। अब की बार उसने a और b सम दे दिया, तो हमने बताया आपको a की वैल्यू 2 रख लो, b की वैल्यू 4 रख लो, और c की वैल्यू 1 रख लो। तो यहाँ देखो a b कहा उसने, तो 2 चौक 8, यानी यहाँ आ गया 8। अब उसने कहा b c, ये हो गया 4। ठीक है, अब उसने कहा सी ए, तो ये हो गया 2, तो 8 और 6 14, तो ये क्या आया सम संख्या, यानी इवन नंबर। तो लेकिन पूछा क्या, विषम। अब आप देखते तो इवन की इवन में गुणा इवन, इवन की सम में गुणा इवन, इवन की विषम में गुणा, यहाँ भी विषम में थी तो इवन, तो इवन प्लस इवन प्लस इवन हमेशा इवन ही रहेगा।
और ये क्या है भाई, ये ए स्क्वायर है, कभी A2 पढ़ो, ये B स्क्वायर है और ये C स्क्वायर है। तो आपको पता होगा इवन संख्याओं का स्क्वायर इवन होता है और विषम संख्याओं का स्क्वायर विषम होता है। तो ये इवन, ये ओड, ये इवन। जब इवन इवन में जुड़ेगा तो इवन, और इवन ओड में जुड़ेगा तो इवन और ओड जुड़ेंगे तो ओड संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, और उसने ओड ही पूछा तो आंसर क्या हो गया, बी। चाहे रख के देख लो भाई मान, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 4 20 और 1 21। 21 क्या है, विषम संख्या है। अब अगर आप लोगों को मन ना मान रहा हो तो निचले भी चेक कर लो। ये हो गया ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए। ए का मान 2 का स्क्वायर 4 और 4 16, 16 गुणा 1 16, और सी स्क्वायर कितना है 1, 1 की 2 में गुणा 2, तो ये कितना हो गया 34। ठीक है, तो 34 क्या है, इवन नंबर। अब आप ये तो कर ही लोगे कि ए क्या है, इवन। इवन की यहाँ चाहे जोड़ के इवन आए चाहे जोड़ के ओड आए, तो ये क्या कर देगा, इसे इवन कर देगा, ऐसे ही इसे इवन कर देगा और ऐसे ही इसे इवन। तो इन सब का योग क्या हो गया, इवन। तो यहाँ भी ये भी इवन, ये भी इवन और ये भी इवन। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये भी अभाज्य संख्या पे है, वो तो किस पे थे, ओड इवन पे। ये है अभाज्य। अभाज्य संख्या आपको पढ़ाई थी कि अभाज्य या प्राइम नंबर क्या होती है जिसके 2 ही मल्टीपल हो, और सबसे छोटी सम संख्या, जो सबसे छोटी संख्या 2 है जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, अब उसने कहा x का अधिकतम मान रखो, x का अधिकतम मान रखना हमें। तो अब एक बात बताओ, ये ओड, ये ओड और ये ओड, तो जब ओड में ओड जोड़ेंगे तो ओड, और ओड में ओड जोड़ेंगे तो ओड, तो इसका मतलब इनमें से एक, y और z में से कोई एक हमें सम संख्या रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक पेयर के साथ यहाँ इवन बन जाएगा और एक इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन ही संख्या प्राप्त होगी। तो इस सबसे हमारे पास सम संख्या क्या है, एकमात्र सम संख्या 2 है भाई, ये 2 है, कभी से z पढ़ो, और ये 38 है। तो x प्लस वाई का मान यहाँ कितना बचा भाई, 36। अब x का अधिकतम मान रखना, तो ऑप्शन भी हम सबसे बड़ा चेक करेंगे। इसका वैल्यू 31 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 5 रखनी पड़ेगी, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो LHS बराबर RHS करनी पड़ेगी, और 31 और ये 5 और ये 2, तो टोटल कितने हो गए 38, यानी इसका अधिकतम मान कितना हो सके 31। ठीक है, अगर 31 के बाद रखने के बाद यहाँ पे y का मान संयुक्त संख्या आ जाती है, यानी ऐसी संख्या आ जाती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो इसका मतलब हमें फिर मान 29 चेक करना पड़ता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है। यहाँ भी देखो उसने कहा कि x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, और x y z एक विशिष्ट अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब x और y में से 1 2 हो गया, तो सबसे छोटा क्या है, 2x है, तो हमें हमेशा x सबसे छोटा 2 रखना पड़ेगा ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ही है, और इन तीनों संख्याओं में x क्या है, सबसे छोटी है। अब y का मान और z का मान अधिकतम रखेंगे हम 43, ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है 43 और 70, तो 43 और 2 45, तो 70 में से 45 घटाएंगे तो 25 बचेगा। y का मान क्या बचा 25, और उसने कहा कि तीनों अभाज्य हैं, जबकि 25 तो क्या है, 25 तो भाई संयुक्त संख्या है, इसके फैक्टर की संख्या 2 से अधिक है, तो 1 गुणा 5 गुणा 25 ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो भाई अब क्या हो गया, तो अब हमें 2 तो है ही हमारे पास, y है, अब इसका मान इसके बाद कौन सी संख्या है 37, तो अधिकतम मान के लिए हमने दूसरी संख्या उठाई और ये हो गया भाई 70, तो 37 और 2 39, तो y का मान यहाँ से कितना आएगा भाई, y का मान आ गया 31, और 31 ये 37 और 2 तीनों क्या है अभाज्य है, तो इसका मतलब अधिकतम मान कितना होगा भाई इसका 37। ठीक है, अब ये देखो, अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको सब अभाज्य संख्याओं में एक वो पेयर लिखवाई थी 3 संख्याओं की,
जहाँ भी 3 संख्या लगातार आएंगी या 2-2 के गैप पे आएंगी तो वो संख्या 3, 5, 7 ही होंगी, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। देखो भाई, इसमें n और n+2 में कितने का गैप है? n और n+2 में 2 का गैप है। n+2 और n+4 में कितने का गैप है? 4 का। तो यहाँ भी देखो 3 और 2 का गैप है, 5 और 2 में 7, 5 और 7 में 2 का गैप है, और 3 और 7 में 4 का गैप है। यहाँ भी देख लो n और n4 में 4 का गैप है। ठीक है। अब उसने कहा कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? लगभग संभावित हलों की संख्या, तो ऐसी सिर्फ एक ही संख्या है और वो 3, 5, 7 है। अब ये देखो भाई, ये है n² - 33, दूसरी है n² - 31 और n² - 29। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें से सबसे कम घटेगा? भाई अगर 10 में है, 10 में से 5 घटाए हमने, 10 में से 6 घटाए और 10 में से 4 घटाए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जहाँ से सबसे छोटा कम खर्च करा? भाई इसके पास भी 10 रुपये हैं, इसके पास भी, इसके पास भी। इसने 5 रुपये की चिज्जी खाई, इसने 6 रुपये की और इसने 4 रुपये की। ठीक है, इसने टॉफ़ी खा ली, इसने भी टॉफ़ी खा ली और इसने भी टॉफ़ी खा ली। तो इसके पास कितने बचे? 5, इसके पास 4 और इसके पास 6। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें सबसे बड़ी संख्या जिसने सबसे कम खर्च किए, और सबसे छोटी जिसने सबसे अधिक खर्च किए। और मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें और इसमें 2 का अंतर है, इसमें और इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें और इसमें 4 का अंतर है। तो ऐसी संख्या सिर्फ 3, 5, 7 है। या तो n² - 33 के इक्वल 3 रख दो, चाहे n² - 31 के इक्वल 5 रख दो, चाहे n² - 29 के इक्वल 7 रख दो। तो यहाँ से n² का मान कितना आएगा? 36 आएगा। तो n बराबर कितना आ गया? 6। तो आपका उत्तर कितना होना चाहिए? 1, जो कि गलत है। n के मान यहाँ या तो प्लस का 6 होगा या माइनस का 6 होगा। भाई माइनस का 6 का जब स्क्वायर करेंगे वो भी तो 36 होगा, और 36 में से 33 घटाएंगे 3, और 36 में से 31 घटाएंगे तो 5। चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो। और यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 29 कितना आएगा? 7। ठीक है, तो ये ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे इसके? भाई 2। इससे पिछले में आप कहोगे कि इसमें तो 1 लिखा, क्योंकि यहाँ वो पूर्ण संख्याएं दे रखी थी। इसका मान 3, इसका 5 और इसका 7, यानी n का मान 3 होगा हर जगह। ठीक है, और माइनस के 3 नहीं रख सकते, क्योंकि माइनस का 3 प्लस के 2 करने पे माइनस का 1 बचेगा। अब उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक अविभाज्य है? तो यहाँ देखो 161 क्या है भाई? ये 7 का मल्टीपल है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि 7 का विभाजिता के नियम, वैसे तो विभाजिता के नियम में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी देख लो 7 का नियम। 7 का नियम कहता है कि अगर लास्ट की संख्या का डबल करने पर पहली संख्या में से घटा दो, जो शेष संख्या है उसमें से घटा दो। अगर इनका अंतर 14 है, अगर ये बड़ा होता तो इसमें से ये घटाते, तो इनका अंतर हमें अंतर लेना। अगर अंतर 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। तो 7 कम 7 दूनी 14 बचे 21, 7 या 21, तो ये 23 गुना 7 है। 171 तो ये तो साफ दिख रहा भाई 9 का मल्टीपल है। 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 7 रेख 8 रेख 9, यानी ये कट गया। तो 171 क्या हो गया? ये भी भाज्य हो गया। अब 221 है। आपको थोड़ी देर पहले पता होगा कि मैंने 13 गुना 17 का आपको गुणा करके दिखाई थी कि ओड की गुणा ओड में करेंगे तो ओड आएगा। तो ये भी क्या है? भाज्य है। तो बचा क्या? 173। 173 को आप किसी भी संख्या से काट लो, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक 173। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 173 अभाज्य हो गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको कराया था अभी थोड़ी देर पहले, थ्योरी में लिखवाया था कि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है। m थोड़ा ही है, हमें पता कि m का मान कितना होगा? 15। भाई लिखवाया था आपको कि 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। और 50 से 100 के बीच संख्याएं n है। m थोड़ा ही है, हमें पता नहीं क्या 10 हो गए। ठीक है,
तो उसने कहा m-n और यहाँ माइनस, तो m-n बराबर कितना बचा भाई 5, और ऑप्शन कौन सा हो गया बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप है भाई मेरा। अब उसने कहा 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। अब मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की संख्याएं हैं, या तो एक को छोड़ गए, एक ना तो संयुक्त है और ना अभाज्य है। एक के अलावा दुनिया में दो ही प्रकार की संख्याएं, या तो वो संयुक्त है, संयुक्त क्या जिनके फैक्टर 2 से अधिक है, या अभाज्य है जिनके फैक्टर 2 है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि 97 में से पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं, तो इसके लिए यानी पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। मैथ की लैंग्वेज में क्या करेंगे, पदों की संख्या। और पदों की संख्या क्या होती है कि लास्ट का टर्म, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस और प्लस के 1, ये होता है पदों की संख्या। तो ये हो गया 97 माइनस 53, और इनका अंतर 1 है, प्लस 1 करेंगे तो ये कितना रह जाएगा 52 रह जाएगा, क्योंकि 53 तो उधर काउंट हो रहा। अब 97 में तो 52 गए तो कितने बचे 45। तो टोटल पदों की संख्या 45 है, जिसमें से कुछ अभाज्य हैं और कुछ संयुक्त हैं। अगर हम टोटल नंबर में से अभाज्य संख्याएं हटा देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएंगी, संयुक्त संख्याएं रह जाएंगी। तो 97 में से 52 घटाने, अगर इस तरह का क्रमागत संख्याएं हो तो उसमें से हमें पता कि एक प्लस का 1 कम करना पड़ेगा, और नीचे तो एक ही है, कोई वो नहीं होगा। तो इसमें या तो हम एक प्लस कर लो 98 माइनस के 53, या अगर इसे 97 रखना तो इसमें से एक कम कर दो। एक कहाँ से आया, वो फार्मूले में है। ठीक है, तो कितना आ गया भाई 45। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 है। लेकिन यहाँ तो 53 से 97 तक पूछा, तो हमें 51, 52 ये चेक करने पड़ेंगे। ये अभाज्य नहीं है और ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर 1 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 51 है। इसके फैक्टर 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 13 गुणा 26 गुणा 52 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगी, संयुक्त संख्याएं होंगी। अब इस तरफ तो कोई नहीं बची, क्योंकि 53 तो अभाज्य है, और 50 से के बाद सबसे पहली अभाज्य संख्या 53 आती है। और 100 के आसपास क्या क्या संख्या है, 99, 98 और 97। ठीक है, अब ये संख्याएं 98 भी भाज्य है, 99 भाज्य है, 1 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 99, और 100 के भी 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर फैक्टर है, 25 चौका 100। ठीक है, तो इसका मतलब इसके भी अभाज्य वो फैक्टर कितने हैं, 2 से अधिक है। भाई कभी से कह दो कि 2 और 5 ही हैं, ये प्राइम फैक्टर है। ये होगा 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 10, और भाई 10 के बाद 20, 20 पंजे 100, फिर 25 और 50 और फिर 100। ठीक है, ये होंगे इसके फैक्टर। तो इसका मतलब ये भी अभाज्य नहीं है। तो पहली अभाज्य संख्या 53 बैठी है और लास्ट की 97। इसका मतलब 10 की 10 यूज होगी, और 45 टोटल नंबर है, इसमें से अभाज्य संख्या घटा देंगे तो संयुक्त संख्या कितनी बचेगी, 35। तो ऑप्शन हो गया D4 डबल। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो प्रथम 4 अभाज्य संख्या क्या है, सबको पता भाई 2 3 5 7 है, और यहाँ के बाद कौन कौन सी संख्या बची, एक ना तो अभाज्य है और ना क्या है, संयुक्त है। तो यहाँ बचा भाई 4, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 8, 8 के बाद 9। ठीक है, इन सबको जब हम जोड़ेंगे, 9 भी क्या है, भाज्य है, इसके भी 2 से अधिक हुआ है, और इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया पदों का योग। और औसत निकालने के लिए नीचे पदों की संख्या 4, यहाँ भी 4, तो 4 से 4 कट गया, तो इधर हो गया 7 5 12 3 12 3 15 2 17। अब 2 ऑप्शन है,
अब ये हो गया 6 4 10 और 8 18 9 27। ठीक है, तो अभाज्य कितनी होगी, इनका अनुपात कितना हो गया 17:27। ठीक है, उसने कहा 12 के पहले की सभी अभाज्य संख्याएं, 12 के पहले की अभाज्य संख्याएं हमें पता 2 3 5 7 9 होगा, 9 संयुक्त होता है, 11 होगा भाई, और 9 6 के मल्टीपल के आसपास भी नहीं है। ठीक है, सब ये P1 है, लेकिन कब, जब इनके बटे में 5 है। ठीक है, तो 2 3 5 5 10 और 7 17 और 11 28/5 आ गई P1 की वैल्यू। अब इसके बाद उसने कहा 12 और 30 के बीच, 12 और 30 के बीच हमें पता 13 होगा, 17 19 23 और 29। तो 13 और 17 30 हो गया। 12 के बाद 13 है, 17 है, क्योंकि यहाँ 12 होगा तो 11। ठीक है, 12 के बाद पूछना 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 19 के बाद 21 नहीं है, 23 है, 23 के बाद सीधा 30 पे जाओ, 29 है। ठीक है, तो 13 और 17 30 और 19 और 39 29 कितने हो गए भाई, 19 और 19 38 हो गए, तो 10 एक्स्ट्रा है तो 48 प्लस के 23, तो 48 और 23 कितने हो गए भाई 71 और 30 101, तो इनका औसत हो गया 5। अब उसने निकालने को क्या कहा, 5P1 माइनस के P2, यहाँ भाई बीच में माइनस है, 5P1 माइनस के P2, तो ये कितना हो गया भाई 5 गुणा 28/5 माइनस के 101/5। अब कुछ लोग होशियारी दिखाएंगे, 5 से 5 काट देंगे, लेकिन फिर यहाँ हमें 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इससे अच्छा क्या है, इसे लिखो 140 माइनस 101 और इनका एलसीएम कितना आसान हो गया 5। अब ये कितना बचा भाई 39/5। अब किसी भी संख्या के बटे में अगर 5 हो तो सीधा क्या करो, उसका डबल करो, अगर 0 आवे तो 0 हटा दो, अगर 0 ना आवे तो पॉइंट लगा दो। तो इनका औसत कितना हो गया भाई 7.8, इनका मान कितना हो गया 7.8। जैसे हमें 48 को 5 से भाग करनी, तो सीधा लिखो 48 का 2 गुना 96 अर्धदशमलव लगा दो। ठीक है, जैसे हमें 115 का करना हो तो 115 का डबल कितना हो गया 230, तो दशमलव यहाँ लगा दो, यानी 23। 115 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई 23। 1 से 50 की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक की संख्या क्या है, 2 3 5 7। ठीक है, उसके बाद 11 17 19 और 23। ठीक है, उसके बाद 29 31 37 41 43 43 और 43 के बाद 47 2 3 5 7 7 के बाद 11, सॉरी भाई 13 रह गया, 13 लिख लो यहाँ। ठीक है, तो 4 4 8 4 3 12 और 3 15 हो गए, तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो 7 3 10, ये हो गया 17। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं का योग 17। ठीक है, अब 11 और 19 30 और 17 और 23 40। ठीक है, तो ये हो गया 70, ये हो गया 70। ठीक है, अब इनका योग देखो, 29 और 31 एक इधर आते 60 हो गए, और 37 और 41 कितने हो गए भाई 78। 60 और 78 138। अब 7 इधर आके 50 और 40 90, और ये हो गया 103, तो 7 ये हो गया 17।
ठीक है, 7 और 3 10 और 8 18, हासिल लगे 1, 1 और 3 4 और 1 5। ठीक है, ये हो गया 1 और 1 2, गलत जोड़ देंगे हमने भाई, 17 70 138 और 103, 40 40 80 और 10 90 और 1 13 103 तो है। 7 3 10 और 8 18, हासिल लगे 1, 7 3 10 और 1 11 और 1 12, 2 आएगा भाई सॉरी। ठीक है, और 1 और 1 2 और 1 3, तो ये आएगा भाई 328। और हमें पता कि 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो औसत का फार्मूला क्या होता है कि कुल योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 15, तो 15 दूनी 30, बचे कितने 28, 15 एकम 15, बचे कितने 13, तो 15 दशमलव, तो 15 नंबर 135, 8 चलेगा। ठीक है, तो यहाँ 21.8 यानी लगभग में कितना आएगा 21.9। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अब हम कोशिश करेंगे कि लगातार क्लास दी जाए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।